दोस्तों मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी दोनों ही धीरू भाई अंबानी के बेटे हैं। साल 2002 में धीरू भाई अंबानी की डेथ के बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज की सारी जिम्मेदारी दोनों भाई मिलकर संभाल रहे थे। तो आखिर क्या हुआ था कि आज जहां पर बड़ा भाई एशिया का नंबर 1 बिजनेसमैन है और वहां पर छोटा भाई आज कर्ज और बर्बादी में डूबा हुआ है। आज के टाइम पे मुकेश अंबानी की नेटवर्थ 120 बिलियन डॉलर है और इसी के साथ साथ वो दुनिया के 9th रिचेस्ट पर्सन है। लेकिन वही दूसरी तरफ अनिल अंबानी की नेटवर्थ आज 0 है। दोनों ही भाई ने अपने अपने बिजनेस जर्नी की शुरुआत अपने फादर के रिलायंस इंडस्ट्री से करे थे। 6 जुलाई 2002 के दिन फाउंडर ऑफ रिलायंस इंडस्ट्री मिस्टर धीरू भाई अंबानी की स्ट्रोक के चलते मौत हो जाती है और इसी के चलते रिलायंस ग्रुप की सारी जिम्मेदारी दोनों भाई के ऊपर आ जाती है। धीरू भाई अंबानी एक परफेक्ट डिसीजन मेकिंग और एक हम्बल नेचर के इंसान थे जिन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत अच्छे काम किए थे। लेकिन बस एक गलती जो उन्होंने किया था कि मरने से पहले अपने पीछे कोई विल छोड़ के नहीं गए थे। ऐसी हालत में दोनों ही भाई मिलकर रिलायंस इंडस्ट्रीज को बहुत ही अच्छी तरह संभाल रहे थे। 21 जुलाई 2002 के दिन रिलायंस ग्रुप में एक बोर्ड मीटिंग रखा जाता है जहां पर बड़े भाई मुकेश अंबानी को कंपनी का चेयरमैन और छोटे भाई अनिल अंबानी को कंपनी का वाइस चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया जाता है। लोग समझ रहे थे कि धीरू भाई अंबानी के जाने के बाद दोनों भाई एक साथ मिलकर कंपनी को और भी आगे ले जाएंगे। लेकिन दोस्तों इसके पीछे की कहानी कुछ और ही था जहां पर दोनों ही भाई कंपनी में अपने अपने डोमिनेंस बनाने के जंग में लगे हुए थे। अनिल अंबानी रिलायंस ग्रुप को और भी आगे ले जाना चाहते थे, इसलिए वो मुकेश अंबानी को ना बताते हुए बहुत सारे डिसीजंस खुद से ले लिया करते थे। इसी बात पे मुकेश अंबानी 27 जुलाई 2004 में रिलायंस ग्रुप में एक बोर्ड मीटिंग अरेंज करते हैं और इसी मीटिंग में वो अपने भाई अनिल अंबानी के सारे डिसीजन मेकिंग पावर को कट करते हुए सारे पावर्स अपने हाथों ले लेते हैं। इसी के चलते धीरे धीरे दोनों ही भाई के बीच में झगड़ा और अनबन होना शुरू हो जाता है। दोनों भाई के बीच में इसी अनबन को देखते हुए उनकी मां कोकिला बहन अपने सारी प्रॉपर्टी को दोनों भाई के बीच में डिवाइड करने का फैसला लेते हैं और इसी डिवाइडेशन में मुकेश अंबानी को रिलायंस पेट्रोलियम और रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसे कंपनीज दिया जाता है और वही दूसरी तरफ अनिल अंबानी को मिलती है रिलायंस एनर्जी, रिलायंस कैपिटल और रिलायंस इंफोकॉम जैसे कंपनीज। इसी के साथ साथ दोनों ही भाई के बीच में एक नॉन कॉम्पीट एग्रीमेंट भी साइन किया जाता है कि अगर कोई भाई किसी भी सेक्टर में डेवलपमेंट कर रहा है तो वहां पर दूसरा भाई उसी सेक्टर में कम्पीट नहीं कर पाएगा, कम से कम अगले 10 सालों के लिए। इसके बाद दोनों ही भाई अपने अपने सेक्टर में भारी तरक्की करना शुरू कर देते हैं और 2007 आते आते अनिल अंबानी की नेटवर्थ 3 गुना बढ़ जाती है 45 बिलियन डॉलर्स और मुकेश अंबानी की नेटवर्थ 49 बिलियन डॉलर्स। मुकेश अंबानी को इस बंटवारे में रिलायंस ग्रुप की 65% शेयर दिया जाता है और वही अनिल अंबानी को सिर्फ और सिर्फ 35% शेयर्स। इतने कम शेयर्स मिलने के बावजूद छोटे भाई ने बड़े भाई से अपने बिजनेस को बहुत ही अच्छी तरह संभाला था। लेकिन मुकेश अंबानी को अपने भाई की तरक्की हजम नहीं हो रहा था। मुकेश काफी नाराज थे कि रिलायंस इंफोकॉम अनिल को क्यों दिया गया, वो उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था। इसीलिए मुकेश अंबानी सही समय का इंतजार करने लगे और काफी इंतजार करने के बाद आखिरकार वो दिन आया जनवरी 2008 में जब अनिल अंबानी रिलायंस पावर के आईपीओ को लेकर आते हैं। Day 1 of Reliance Power IPO had a rush never seen before. ये आईपीओ उस टाइम पे इंडिया का सबसे बड़ा आईपीओ था और इसे खरीदने के लिए पहले दिन लाखों लोग लाइन में लग जाते हैं। सभी लोग यही उम्मीद कर रहे थे कि धीरू भाई के बाद अनिल अंबानी ही रिलायंस को और आगे ले जाएंगे और इसी उम्मीद के साथ ही वो लोग अपने पैसे को इस आईपीओ में इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों इसके अगले ही दिन कुछ ऐसा होता है कि अनिल अंबानी के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। इस आईपीओ के लॉन्च होने के अगले ही दिन इस कंपनी के शेयर्स बहुत ही तेजी से घटने लगते हैं। 21% का ड्रॉप देखा जाता है इन अ सिंगल डे। अनिल इसके पीछे मुकेश अंबानी को दोषी ठहराते हैं। उनका मानना था कि मुकेश ही ये सब कर रहा है। अनिल ने सेबी से शिकायत की कि इस आईपीओ का प्राइस डिक्लेयर होने के 4 मिनट के अंदर ही मॉरिशियस के 7 कंपनीज इस कंपनी से अपने शेयर को बेच देते हैं और ये 7 कंपनीज मुकेश अंबानी के अलायंस में थे। इसी के साथ मुकेश अंबानी ये जानते थे कि अगर ये आईपीओ मार्केट में चल जाता है तो अनिल अंबानी मुकेश से और भी ज्यादा अमीर बन जाता, लेकिन मार्केट गिरने की वजह से ऐसा हुआ नहीं। दोस्तों अनिल अंबानी अपने बाकी की कंपनीज को इतना आगे ले गए थे कि इस आईपीओ का गिरना उनके लिए ज्यादा नुकसानदायक नहीं साबित हुआ। उनकी गिनती उस टाइम पे दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में शामिल था और 2004 से 2010 तक अनिल अंबानी का गोल्डन पीरियड चल रहा था। हर एक न्यूज चैनल और न्यूज पेपर पर सिर्फ और सिर्फ अनिल अंबानी छाए रहते थे और उनका जलवा कुछ ऐसा था कि अपने घर से ऑफिस और ऑफिस से घर तक वो अपने प्राइवेट हेलीकॉप्टर का ही यूज करते थे। साथ ही साथ अनिल अंबानी को लाइमलाइट में रहना काफी पसंद था, इसलिए वो हमेशा से बॉलीवुड एक्टर्स के साथ घिरे रहते थे। मार्च 2005 में अनिल अंबानी 500 करोड़ इंडियन रुपीज खर्च करके एडलव्स फिल्म्स लिमिटेड नाम की एक कंपनी को खरीदते हैं जिससे वो सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं हॉलीवुड तक भी पहुंच गए थे। लेकिन उस टाइम पे एक्टिंग इंडस्ट्री ज्यादा ना चलने के कारण 2008 तक आते आते उनको ये कंपनी भी बंद करना पड़ता है। अब सिर्फ और सिर्फ अनिल अंबानी का एक ही कंपनी सबसे फायदेमंद था
जो कि था रिलायंस कम्युनिकेशन। ये कंपनी 2006 से लेकर 2010 तक इंडिया का नंबर 1 टेलीकॉम बिजनेस था, जो लोगों को कॉलिंग सर्विस और 2G इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करता था। अनिल अंबानी को कोई भी आइडिया नहीं था कि ये टेलीकॉम बिजनेस आगे जाकर कितना फायदेमंद साबित होने वाला है। 2010 तक आते आते सभी लोग 2G से 3G में शिफ्ट हो रहे थे और इंटरनेट सर्विस पहले से 10 गुना तेज होने के कारण पूरे देश भर में और भी टावर लगाने की जरूरत थी। एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट था यहाँ पर लाखों करोड़ों का। अनिल अंबानी धीरे धीरे 3G में इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं और देखते ही देखते उनकी कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशन पर 30,000 करोड़ का लोन पड़ जाता है। इसी के भरपाई करने के लिए वो GTL इंफ्राटेक के साथ एक 50,000 करोड़ का डील करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये डील नहीं हो पाता है, जिसके अगले ही साल पूरे देश भर में 2G स्पेक्ट्रम इलिजिट घोटाला होता है, जिसके बाद पूरे देश भर से 122 टेलीकॉम लाइसेंस को कैंसिल कर दिया जाता है, जिसमें एक नाम अनिल अंबानी का भी था। अप्रैल 2011 में अनिल अंबानी के वाइस चेयरमैन और 2 मैनेजिंग डायरेक्टर को CBI फ्रॉडली मोबाइल नेटवर्क एक्वायर करने के इल्जाम में अरेस्ट कर लेते हैं। साथ ही साथ इन तीनों पर यह आरोप भी लगाया जाता है कि रिलायंस कम्युनिकेशन से जुड़े सारी कंपनीज को ये लाइसेंसेस आर्टिफिशियली उनके शेयर प्राइस को बढ़ा रहा था। साथ ही साथ CBI अनिल अंबानी के 2G स्पेक्ट्रम घोटाले में इन्वॉल्व को लेकर इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देते हैं और देखते ही देखते अनिल अंबानी की नेटवर्क $43 बिलियन से गिरकर सिर्फ और सिर्फ $7.3 बिलियन से रह जाता है। अनिल अपने इस हालत में रिलायंस कम्युनिकेशन को गिरने देना नहीं चाहते थे। इसी के भरपाई करने के लिए अनिल अंबानी 3 चाइनीज बैंक से ज्यादा इंटरेस्ट पर $1.4 बिलियन का लोन ले लेते हैं, लेकिन अनिल अंबानी का रिलायंस कम्युनिकेशन CDMA टेक्नोलॉजी पर बेस्ड था, जो सिर्फ 2G और 3G को ही सपोर्ट करता था, लेकिन 4G को सपोर्ट नहीं करता था। धीरे धीरे समय के साथ टेक्नोलॉजी में चेंजेस आया 4G, और इसी बीच रिलायंस कम्युनिकेशन दूसरी GSM बेस्ड कंपनी से कम्पीट नहीं कर पाता है और 2016 का फाइनेंशियल ईयर खत्म होते होते अनिल अंबानी के सारी कंपनीज कर्ज में डूब जाती है और इसी के चलते धीरे धीरे रिलायंस पावर के सारे शेयर्स उनको बेचना पड़ जाता है और देखते ही देखते कुछ दिनों में उनकी नेटवर्थ सिर्फ और सिर्फ $2.5 बिलियन ही रह जाती है। सितंबर 2016 में बड़े भाई मुकेश अंबानी पूरे देश के टेलीकॉम इंडस्ट्री को बदल कर रख देते हैं जब वो जियो को लॉन्च करते हैं। पहले ही दिन से मुफ्त में देश के एक एक घर में वो अपने 4G हाई स्पीड इंटरनेट जियो को पहुंचा देते हैं, जिससे हमारे पूरे भारत के टेलीकॉम इंडस्ट्री समेत छोटे भाई अनिल अंबानी को भी बहुत बड़ा झटका लगता है। दोनों ही भाई के बीच में जो नॉन कॉम्पीट एग्रीमेंट साइन किया गया था वो अब खत्म हो चुका था। ऐसी हालत में मुकेश अंबानी की जियो रिलायंस कम्युनिकेशन को बुरी तरह से बर्बाद कर देता है और अनिल अंबानी के ऊपर 48,000 करोड़ का डेब्ट पड़ जाता है। दोस्तों, अनिल अंबानी का डाउनफॉल का सबसे बड़ा रीजन था लोन्स लेना। जब उनकी कंपनी डूबने वाला था तब वो बड़े बड़े बैंक से भारी इंटरेस्ट पर लोन्स लेना शुरू कर देते हैं। अपने सारे पैसे तो गवा दिए, साथ ही साथ लोन के पैसे भी पूरी तरह से डूब गए थे। दूसरा तो रीजन था बिना सोचे समझे किसी भी सेक्टर को खरीद लेना और बिना कोई नॉलेज के ही किसी भी सेक्टर में इन्वेस्ट करना, जिसका खामियाजा वो आज भी भुगत रहे हैं। आज के टाइम पे अनिल अंबानी की सारी कंपनीज लगभग बंद हो चुकी है और बचा कुचा जो भी था वो भी लोन चुकाने में बेच दिया गया है। साथ ही साथ 3 चाइनीज बैंक से जो $1.4 बिलियन का लोन लिया था वो भी नहीं चुका पाए हैं। इसी मामले को लेकर लंदन कोर्ट में उन पर केस भी चल रहा है। साल 2020 में अनिल अंबानी अपने नेटवर्थ को 0 बताते हुए लंदन कोर्ट में इन 3 बैंक से माफी भी मांगते हैं। दोस्तों, तो यही था अंबानी ब्रदर्स के बीच की कहानी, द डाउनफॉल ऑफ अनिल अंबानी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना।